जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सामान्य दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। आज टॉपिक में प्रधानमंत्री, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए हैं और ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपको होने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। चलिए आपके लिए 2 लाइन बोलेंगे। जब आंखों में अरमान लिया जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया, बस ठान लिया, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी जोश जुनून के साथ एक और लाइन बोलेंगे आपके लिए। खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, कि खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा, घड़ी दूसरों का होगा, समय आपका बताएगा, घड़ी दूसरों का होगा, समय आपका बताएगा। चलिए इसी उम्मीद के साथ पहली बार चैनल पर आए हुए दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एक बेस्ट कंटेंट के साथ आने वाले एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह वीडियो आपको पीटी और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसमें 32 सालों का क्वेश्चन कलेक्शन दिया गया है, जो आपको वीडियो को देखने के बाद एहसास हो जाएगा कि मुझे क्या देखने को मिला और क्या सीखने को मिला है। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री से संबंधित चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री, द प्रेसिडेंट। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद माना जाता है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोस्त सबसे महत्वपूर्ण पद जो है, सबसे महत्वपूर्ण पद ये प्रधानमंत्री का पद माना जाता है। क्योंकि तो आप तो जान चुके हैं दोस्त, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है पद जो है संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वही जो है राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। शासन के जो है वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। ये जो है शासन की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। वही जो है मंत्रिपरिषद का निर्माण और उसके संचालन करता है। जो शासन के द्वारा जो वास्तविक शक्तियां जो होती है मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्मित और उसका संचालन करता है। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड मार्ले ने तो प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला बताया है। तो लॉर्ड मार्ले के द्वारा दोस्त प्रधानमंत्री को क्या बोला हुआ है? कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला माना है। ये आपको ये स्टेटमेंट लॉर्ड मार्ले का है। कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला अर्थात कहने का मतलब है मंत्रिपरिषद की नींव का पत्थर कहा जाता है। मंत्रिपरिषद का नींव का पत्थर कहा जाता है। यह स्टेटमेंट लॉर्ड मार्ले के द्वारा बताया गया था। क्योंकि जिस समय प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी समय मंत्रिपरिषद क्या होता है, अस्तित्व उसका समाप्त हो जाता है। जब प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो मंत्रिपरिषद यह विघटित हो जाती है, या उसका मृत्यु हो जाने के बाद वो नया सिरे से मंत्रिपरिषद बनाया जाता है। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्त। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो संविधान के आर्टिकल 75 के सब आर्टिकल 1 में 75 के सब आर्टिकल 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है दोस्त? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आपको राष्ट्रपति करेगा, जिसकी जानकारी हमें आर्टिकल 75 के सब आर्टिकल 1 में ये मिलता हुआ है। किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति विवेकाधिकार शक्तियां नहीं है। यह उसका विवेकाधिकार शक्तियां नहीं है दोस्त, ध्यान रखेंगे। यह विवेकाधिकार शक्तियां में नहीं आता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना विवेकाधिकार शक्तियां है? नो नो नो, नहीं है। वह स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। किसी भी व्यक्ति को चाहेगा कि प्रधानमंत्री बना दे, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो कैसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है? तो ऐसे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। जो बहुमत दल का नेता किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट कर देगा, तो ऐसे व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री के शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे।
प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति हो जाने वाले व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ये बातें ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री के पद पर अगर बनेंगे तो उसको जो है ध्यान रखेंगे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। यदि वो भारत में प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा का सदस्य ही होता है, किंतु संवैधानिक रूप से ऐसा कोई बाध्य बात नहीं है। प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है या लोकसभा का ये नेता होता है। यह कोई जरूरी भी नहीं है कि राज्यसभा का सदस्य भी हो सकते हैं। कोई बाध्यकारी बात नहीं है, क्योंकि वह लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य ही होगा, ये बाध्य नहीं है। लेकिन इसमें एक और घटनाक्रम बताएंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब पहली बार 1966 में प्रधानमंत्री बनी हुई थी तो वह लोकसभा का सदस्य नहीं थे, वह राज्यसभा का सदस्य थी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री 1966 में बनी हुई थी तो लोकसभा का सदस्य नहीं थी, वह राज्यसभा का सदस्य थी भाई। और इसी प्रकार 1996 की बात है, श्री एच डी देगौड़ा भी आपको राज्यसभा का सदस्य। उसके बाद 2004 और 2009 में मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे तो वह लोकसभा का सदस्य नहीं, वो राज्यसभा का सदस्य थे। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। तो ये जरूरी भी नहीं है कि लोकसभा के ही सदस्य बन सकते हैं, राज्यसभा के भी सदस्य बने हुए हैं। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी 1966 में, 1996 में एच डी देगौड़ा, 2004 से और 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य नियुक्त किए गए थे। किंतु यह ज्यादा लोकतांत्रिक है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ये ज्यादा लोकतांत्रिक बातें होगी, ये लोकसभा का सदस्य होनी चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। तो ऐसे भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकते हैं दोस्त, किंतु वह 6 महीना के भीतर जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक पड़ता है। ये बातें ध्यान रखेंगे। और किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं तो 6 महीना के भीतर उसको संसद का सदस्य निर्वाचित होना बहुत ही जरूरी पड़ जाएगा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के लिए उसको बना दिया जाएगा। यदि वह इस अवधि के भीतर संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा दोस्त, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। कि 6 महीने के अंतर्गत में चाहे लोकसभा या राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं होते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये बातें ध्यान रखेंगे, यही बताने की कोशिश किया गया था दोस्त। उल्लेखनीय यह है कि कुछ ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने में अपने विवेक से कार्य करने का अवसर मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। यदि ऐसा अवसर मिल सकता है यदि लोकसभा में किसी भी दल का या दलीय संगठन या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, बड़े दलों या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो बड़े दल जो है स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है तो ऐसे बड़े दल को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। यह राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्तियां में आता है, ज्ञातव्य ये है कि भारत में सर्वप्रथम 1979 में तत्कालीन जो है राष्ट्रपति नीलम संजीवनी रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को इसी प्रकार विवेकाधिकार शक्तियां का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त किया हुआ था। कब की बात है दोस्त, विवेकाधिकार शक्तियां के अंतर्गत में राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया था 1979 ईस्वी में तत्कालीन जो है उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी प्रधानमंत्री किसको बनाए थे, चौधरी चरण सिंह को जब विवेकाधिकार शक्तियां का प्रयोग करके प्रधानमंत्री नियुक्त किया हुआ था। ये आपको प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्तियां के अंतर्गत में था। दूसरी पॉइंट ये है, जब बहुमत वाले दल या दलीय संगठन में कोई निश्चित नेता न हो तो दोनों समान रूप से प्रभावी नेता हो सकता है। ये दोनों सब प्रभावी रूप से प्रभावशाली नेता हो सकते हैं। तीसरी बात ये बताया गया है, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति अचानक हो जाए तो अगर मान के चलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति अचानक हो जाती है तो
उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुआ था, तो इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर को हुआ था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुआ था। इस प्रकार और एक पॉइंट में देखेंगे, जब राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है, कुछ समय के लिए किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, अथवा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हो जाने पर, है ना, आपको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति के अंतर्गत में आता है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे बात देखते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पहली बार देखने और सुनने को मिलेगा दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। भारत के 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं। तो भारत के ऐसे 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पद अवधि के दौरान हुआ है। तो 3 गो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके पद अवधि के दौरान हुआ है। जबकि राजीव गांधी की मृत्यु जो हुआ है भाई, चुनावी रैली के दौरान राजीव गांधी का मृत्यु हुआ था। ध्यान रखेंगे इस बात को। गुलजारी लाल नंदा 2 बार जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। तो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन काम किए हुए थे? तो गुलजारी लाल नंदा, जब जवाहरलाल नेहरू मर गए थे और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में इनका मृत्यु हो जाता है, तो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने काम किया था। ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट पर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा 1951 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। ये बातें ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट देखते हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे श्री ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया। अतः कांग्रेस जो है संसदीय दल ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना हुआ था। राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और ध्यान रखिएगा कि नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात सत्ताधारी यदि अपना दल नेता चुन लेता है, तब राष्ट्रपति उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करने का बाध्य होगा। कहने का मतलब ये है, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति जो उस समय कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। तो राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं नियुक्त किया था। तो कौन नियुक्त किया था भाई कार्यवाहक मन के अगले प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री के लिए जो है कांग्रेस दल के सर्वसम्मति से नेता लोगों ने चुनकर उनको राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री के शपथ दिलाया था। तो ये बातें यही बताया गया है। आगे बात करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर हुआ था। तो ऐसे प्रधानमंत्री के नाम बताएंगे जिनका मृत्यु भारत से बाहर हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुआ था। कहाँ हुआ था? किस देश में? ताशकंद में हुआ था। ताशकंद समझौता आप जानते ही हैं, इसी में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। आगे पॉइंट देखते हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं करना पड़ा था। चौधरी चरण सिंह का चरण जो है संसद में नहीं पड़ा हुआ था। एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका संसद का सामना नहीं करना पड़ा था, चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम जो है व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम आपको मोरारजी देसाई थे। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के, जबकि मोरारजी देसाई जो थे सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। और त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। आपको ध्यान रखेंगे, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ जो है विश्वास प्रस्ताव लाया गया था और विश्वास प्रस्ताव के पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और बीपी सिंह
है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं करने के चलते अपने पद पर से इस्तीफा दिया था। बीपी सिंह बीपी सिंह और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं किए हुए थे, उसके बाद अपने पद से इस्तीफा दिए थे। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे और उसके बाद दो से अधिक बार तक अपने पद पर ग्रहण किए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं। इस प्रकार से 5 को प्रधानमंत्री जो हैं 2 टर्म आपको रिपीट किए हुए हैं। और 2024 में देखते हैं दोस्त, 2024 में सत्ता किसके हाथों में आती है। चलिए बात करते हैं। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में कौन काम किया था, तो इंदिरा गांधी थी। राजकुमारी अमृता कौर किसी एक विभाग का कार्यभार संभालने वाली सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो ये राजकुमारी अमृता कौर थी। और राजकुमारी अमृता कौर जो है स्वास्थ्य मंत्रालय इसी के पास था, जो सबसे लंबा एक ही विभाग संभाले हुए थे। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला राजकुमारी अमृता कौर थी, जिसके पास स्वास्थ्य विभाग था, जो सबसे लंबा समय तक वो संभाली हुई थी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री का नाम क्या है दोस्त? केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मंत्रिमंडल से मंत्री से अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान के द्वारा गठित किया गया है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सबसे पहले बीबी गिरी ने त्यागपत्र दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले कौन थे, तो आपको बीपी सिंह थे। ओहो, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद आपको बीपी सिंह ने त्यागपत्र दिया था। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा दिया था। एच.डी. देवगौड़ा दिए हुए थे, तो 2 लोगों ने दिया हुआ था। मोरारजी देसाई जो है थे, मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुने गए थे। मोरारजी देसाई जो थे देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। श्री बीपी नरसिंहा राव दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले नेता थे। डॉक्टर बीपी नरसिंहा राव भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो दक्षिण भारत के थे, साउथ इंडिया के। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। तो सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था किसके खिलाफ, तो जवाहरलाल नेहरू के विरोध में लाया गया था। एक कार्यकाल में सबसे कम समय का 13 दिन का प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले कौन से व्यक्ति थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। सबसे कम समय में इनका प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी, ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखेंगे, या पूछे जाते हैं। देश के अब तक 6 ऐसे प्रधानमंत्री जो हैं प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं 6 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई बम्बई के मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के थे। बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के थे। और उसके बाद बीपी नरसिंहा राव आपको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। 1947 से लेकर 1977 तक प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में स्थापित किया गया था। 1947 से लेकर 1977 तक प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1977 में इसका नाम प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, पीएमओ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस बोला गया जाता है ना। पीएम मिनिस्टर ऑफिस बोलते हैं, पीएमओ।
1977 से प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री कार्यालय सचिव जो है, इसका सचिव देख लेंगे पर डॉक्टर, इस समय समय के साथ बदलते रहते हैं। डॉक्टर अभी तो जब ये था डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, ध्यान रखेंगे समय के साथ बदलते रहते हैं। सचिव जो थे राजीव गौबा, ये 19 में ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो यही बात ध्यान रखेंगे। अब बातें करते हैं प्रधानमंत्री की पद अवधि, टर्म ऑफ ऑफिस। प्रधानमंत्री के जो है पद अवधि, कार्यकाल, तो आर्टिकल 75 के 2 में 75 के 2 आर्टिकल में 75 के सब आर्टिकल 2 में कहा गया है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेंगे। ये मंत्री जब भी बनाए जाएंगे तो प्रधान राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से पद धारण कर देंगे। यदि उपबंध प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा, अतः क्या संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है, किंतु व्यवहारिक रूप से वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, तब तक वो पद पर बना रह सकता है। और दूसरे शब्दों में यदि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री को जब विश्वास मत है तो वो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बर्खास्त कभी नहीं कर सकते हैं। समानतः प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण करने की तिथि से लोकसभा के पुनः चुनाव के पश्चात मंत्रिपरिषद के गठन तक अपने पद पर बना रहेगा, किंतु वह इसके पहले भी आपको राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है। अगर ऐसे भी अपने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर पद से मुक्त हो सकता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, और यदि वह स्वयं त्यागपत्र न दे तो राष्ट्रपति उसे क्या करेगा, अगर अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ ले देता है तो नहीं अपने पद से इस्तीफा दे रहा है तो राष्ट्रपति उसे उसके पद से पदच्युत कर सकता है, उसे पद से हटा सकता है। यही बताया गया है दोस्त। तो ये आपको प्रधानमंत्री के जो है पद अवधि की जानकारी 75 के सब आर्टिकल 2 में, एक संवैधानिक है, ये प्रसाद पर्यंत पर है, लेकिन लोकसभा विश्वास मत है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। लोकसभा में अगर विश्वास मत प्रस्ताव पारित कर देता है तो त्यागपत्र देना पड़ेगा, त्यागपत्र नहीं देगा स्वयं तो उसे पदच्युत कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य। प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे? प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य, पावर एंड फंक्शन ऑफ पीएम। संविधान के द्वारा सामान्यतः कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग जो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। अतः व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही भारतीय शासन प्रणाली के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। तो व्यवहारिक रूप से जो है प्रधानमंत्री भारतीय शासन प्रणाली में सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य निम्नलिखित प्रकार से है। प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य देखते हैं। पहला अधिकार और कर्तव्य में ये बताया गया है, पद प्राप्ति के पश्चात मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। पद प्राप्ति करने के बाद जब प्रधानमंत्री हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। प्रधानमंत्री का सबसे प्रमुख काम क्या है? वह मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची राष्ट्रपति को सौंपेगा, है ना। जो मंत्री जिसको बनाएगा तो इसकी सूची राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनका सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री का अधिकार की बातें था। उसके बाद दूसरे का पॉइंट में बताया गया है दोस्त, मंत्रिपरिषद के गठन के पश्चात प्रधानमंत्री विभिन्न सदस्यों में विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रिपरिषद के जब बना दिया जाएगा प्रधानमंत्री, उसको मंत्री बना दिया जाएगा तो विभागों का बंटवारा करता है, जिसे मंत्रिमंडल का गठन होता है। और जिसे मंत्रिमंडल का गठन जो है स्वविवेक से होता है। मंत्रिमंडल का स्वविवेक से गठन होता है,
उस मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होता है, उसे विभागों के परिवर्तन करने का भी अधिकार है। विभाग मन के बदला जा सकता है, किसी को दिया जा सकता है, तो ये आपको विवेकाधिकार शक्तियां के अंतर्गत में आता है प्रधानमंत्री के। उसके बाद ध्यान रखेंगे पदच्युत या नियुक्ति या पदच्युत दोनों मामले में मंत्रीगण प्रधानमंत्री के अधीन होगा। मन के किसी भी व्यक्ति को उस पद से हटा सकता है या नियुक्त कर सकता है, तो यह प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। अथवा किसी भी मंत्री को त्याग पत्र मांग भी सकता है या उसे पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश से इसे राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए भेजा जाता है। उसके बाद और एक पॉइंट है, मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता और मंत्रिमंडल की सभी कार्यवाहियों का संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सभी कार्यवाही का संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद संसद हो गया। देश विदेश में शासन की नीति का प्रमुख अधिकृत प्रवक्ता कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। संसद का प्रवक्ता, देश के प्रवक्ता, विदेश के शासन नीति का है, विदेश नीति जो है अधिकृत रूप से कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री प्रवक्ता के रूप में काम करता है। प्रवक्ता के रूप में प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री जो है शासन में समन्वय स्थापित करेगा विभागों में, जिसे किसी समस्त शासन के कार्रवाई के रूप में कार्य कर सकता है। और इस उद्देश्य से उसके द्वारा विभिन्न विभागों के दिशा निर्देशित दिया जा सकता है और मंत्रिपरिषद के विभागों और कार्यों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। ये आपको प्रधानमंत्री के पावर के बारे में बताया गया है। उसके बाद ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री के पावर में अधिकार में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र आता है और भारतीय प्रधानमंत्री का जो है स्थान अत्यंतिक महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रधानमंत्री का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चाहे विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथों में न हो, फिर भी अंतिम रूप से जो है विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री के हाथ में विदेश मंत्री नहीं हो, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। विदेश नीति का निर्धारण जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामले में राष्ट्र के प्रतिनिधित्व के रूप में करता है। अब देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री कौन कौन बने हुए हैं। तो चलिए, प्रधानमंत्री में जवाहरलाल नेहरू, यह 1947 से लेकर 1964 तक ले थे, सबसे लंबा कार्यकाल के तौर पर। उसके बाद इनके मृत्यु हो जाने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा काम किए थे, ठीक है, 1964 में। उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 1966 तक थे। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कब से कब तक? 1964 से 66 तक ले आपको प्रधानमंत्री के रूप में काम किया हुआ था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का जो है 66 में 11 जनवरी 1966 में इनका मृत्यु हो जाती है ताशकंद में। उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने पद को संभाला हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी भी है। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 तक ले, 1966 से 77 में ये आपको इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद मोरारजी देसाई जो है 1977 से 79 तक ले प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। चौधरी चरण सिंह जो है 1979 से 80 तक में, चौधरी चरण सिंह 79 से 80 में तक ले, 1979 से 80 तक ले आपको चौधरी चरण सिंह आपको प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। इंदिरा गांधी जो है फिर से प्रधानमंत्री बनती है 1980 से लेकर 84 तक, 1980 से लेकर 84 तक प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 84 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद राजीव गांधी 84 से लेकर 89 तक ले आपको इस पद पर बने हुए थे। 84 से लेकर 89 तक ले आपको प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी काम किया। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसे बीपी सिंह बोलते हैं, 89 से लेकर 90 तक ले ये आपको बीपी सिंह जो है 89 से 90 तक ले प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर बनते हैं फिर से प्रधानमंत्री नवे रूप से, 90 से 91 तक चंद्रशेखर बनते हैं। पीवी नरसिंहा राव आपको 1991 से लेकर 96 तक ले, 1991 से लेकर 96 तक ले पीवी नरसिंहा राव 1991 से 96 तक ले प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1996 से लेकर
1996 तक ये सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा था। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा 1996 से लेकर 97 तक एच.डी. देवगौड़ा 1996 से लेकर 1997 तक एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। 13वें रूप में आपको इंद्र कुमार गुजराल जो है 1997 से लेकर 98 में प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। अटल बिहारी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं 14वें नंबर से। ये आपको 1998 से लेकर 1999 में 1998 से 99 तक प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य 1999 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। 1999 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। उसके बाद मनमोहन सिंह आपको 10 साल को काम किए हुए थे 2004 से लेकर 2014 तक 2004 से 14 तक उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 24 तक, और अभी तीसरा इनका कार्यकाल देख सकते हैं पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए, यह व्यक्तिगत रूप से ये 15वें क्रम के व्यक्ति है। अब देखेंगे, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। अतः प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पदच्युत के पश्चात जो है मंत्री परिषद क्या होता है, विघटित होता है, विघटित हो जाएगा। प्रधानमंत्री योजना, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। बात समझ में आ गया? तो प्रधानमंत्री योजना के अध्यक्ष हो जाएगा, जिसे नीति आयोग का अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का आपको प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का पूछेगा, अंतर्राज्यीय परिषद का पूछेगा तो प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय क्षेत्र पूछेगा, क्षेत्र कब हो जाएगा, तो आपको गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री होता है। और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। चलिए, एक आर्टिकल यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आर्टिकल जो है 78 आर्टिकल में 78 आर्टिकल में के तहत प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के बीच में संवाद की कड़ी बनाया जाएगा। ये कड़ी बनाया जाएगा, जिसके अनुसार जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। क्या क्या कर्तव्य होगा देखेंगे। 78 आर्टिकल में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच के संवाद की कड़ी बनाया जाएगा, और उसके अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य ये होगा। पहला कर्तव्य क्या होगा, संघ के कार्यपालक के प्रशासन या विधान संबंधी जो है मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय प्रधानमंत्री को सूचित करेगा। बात समझिएगा। 78 के द्वारा 78 आर्टिकल में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होगा। पहला इसमें कड़ी में संघ के कार्यपाल के प्रशासन तथा विधि संबंधी जो है मंत्री परिषद के सभी विनिश्चित प्रधानमंत्री को सूचित करेगा। ये पहला बात था। दूसरी की बात ये था, संघीय कार्यपालक के प्रशासन से संबंध में विधान के संबंध में राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई जानकारी उसे देना पड़ेगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो मांगी गई जानकारी प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। ये 78 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अपेक्षित किए जाने पर किसी भी ऐसे विषय में मंत्री परिषद के सामने विचार करने के लिए रखा जाएगा जिस पर किसी मंत्री के विनिश्चय कर दिया गया है, परंतु मंत्री परिषद ने उसे विचार नहीं किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्रवासन बुलाने या सत्रवासन करने का संबंधी परामर्श भी ले सकता है। राष्ट्रपति को जो है संसद को सत्र बुलाने या सत्रवासन करने से संबंधित परामर्श भी ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। वह किसी भी राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री जो है किसी भी समय लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। उसके बाद सरकार की नीतिगत घोषणाएं प्रधानमंत्री के द्वारा ही सभा पटल पर रखी जाएगी। सरकार के नीतिगत जो घोषणाएं जो हैं ये प्रधानमंत्री के द्वारा
सभा पटल पर रखा जाएगा। तो इस प्रकार से संबंधित ये जितने भी सारा चीज क्वेश्चन था प्रधानमंत्री से संबंधित। उसके बाद चलते हैं उप प्रधानमंत्री जो है डिप्टी उप मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है अब तक कितने बने हुए? तो 7 बने हुए हैं। चलिए देखते हैं। संविधान में जो है उप प्रधानमंत्री का प्रधान नहीं किया गया, उप प्रधानमंत्री का प्रधान अब तक नहीं किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे उप प्रधानमंत्री कौन कौन। सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। आपको 1947 से 50 तक ये जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री थे। उसके बाद उप प्रधानमंत्री के मोरारजी देसाई थे 67 से लेकर 69 में। इंदिरा गांधी के समय में जगजीवन राम कनिष्ठ थे। उसके बाद कनिष्ठ में छोटा मैंने कि उसे 2 आदमी बनाया गया था। कनिष्ठ में आपको थे, कनिष्ठ में आपको 79 से लेकर आपको 79 तक ले थे। ये आपको मोरारजी देसाई के समय में जगजीवन राम आपको उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ आपको उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था। किसके समय में? मोरारजी देसाई के समय में 79 में ही आपको काम किया था। उसके बाद डी वाई चंद्रचूड़ जो थे, डी वाई चंद्रचूड़ उप प्रधानमंत्री के रूप में 79 से लेकर 80 तक चौधरी चरण सिंह के समय में काम किया था जी वाई चंद्रचूड़। चौधरी देवीलाल आपको उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था 89 से लेकर 90 तक ले। आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में चौधरी देवी सिंह काम किए थे उप प्रधानमंत्री के रूप में। चौधरी देवीलाल भी फिर से आपको चंद्रशेखर के समय भी काम किए थे प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री उस समय थे। और सबसे जो है 7वां जो है बने हुए थे लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री के समय में 2002 में से लेकर 2007 में, 2002 से लेकर 2004 में आपको अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उप प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी काम कर रहे थे। तो ये बात समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर बताते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। बात समझिएगा। ये जो होता है ये मंत्रिमंडल पे क्या बोलते हैं, इसमें उप प्रधानमंत्री बनते हैं। जो मंत्रिमंडल में जो होता है स्थिति उसी प्रकार ये आपको उप प्रधानमंत्री का पावर होता है। उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, उप प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से प्रधानमंत्री के दूसरे का रूप होता है, प्रधानमंत्री का दूसरे का रूप होता है। और इसे मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री का दर्जा भी कहा जाता है। इसे उप प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री का दर्जा भी कहा जाता है। उप प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, उप प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वह प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को काम करेगा, किंतु वह प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के पश्चात वो पद ग्रहण नहीं कर सकता है। किंतु वो प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के पश्चात मंत्रिमंडल का विघटन कर सकता है, कर दिया जाता है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री मृत्यु हो जाएगा तो मंत्रिमंडल क्या होता है? विघटित हो जाता है। उसके बाद अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री? तो 7 मंत्रिमंडल के द्वारा उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया गया है, किंतु उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 7 है। इसका कारण ये है कि 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को 2 बार उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। चौधरी चरण सिंह को वरिष्ठ रूप में आपको प्रधानमंत्री, उसके बाद जगजीवन राम को कनिष्ठ रूप में नियुक्त किया गया था। चौधरी देवीलाल को आपको 2 बार, उसके बाद बीपी सिंह तथा चंद्रशेखर को कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। किसको? इसको याद रखेंगे, उसको जगजीवन राम और उसको चौधरी चरण सिंह इसको बनाया गया था। चौधरी देवीलाल नहीं इसको बनाया गया था। बीपी सिंह के कार्यकाल में, चंद्रशेखर कार्यकाल में 2 आपको वरिष्ठ कनिष्ठ और वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। तो ये आपको उप प्रधानमंत्री से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद भारत के महानवादी की चर्चा हम लोग देखेंगे अगले वीडियो क्लास में। और यहाँ पर और क्या छूट रहा है? और कुछ नहीं क्वेश्चन छूटेगा दोस्त। कहिए आपको प्रधानमंत्री से जितने भी क्वेश्चन थे
सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते थे इन सारे चीज क्वेश्चनों को कवर कर लिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसे होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। वीडियो को लाइक करेंगे दोस्त, कमेंट करेंगे, ठीक है ना, अपने एक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, यही हमारे लिए मोटिवेशनल बात होगी। चलिए इसी विश्वास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। शुक्रिया, अपना ध्यान रखेंगे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।